भूगोल में व्यवहारवादी चिंतन की क्या संकल्पना है, ये देखते हैं। व्यवहारवाद का मूल दर्शन घटना क्रिया विज्ञान फेनोमेनोलॉजी से है, जो मूल्य निरपेक्ष और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को अपूर्ण मानता है। यानी 1960 के अंदर, जब 1960 के उत्तरार्ध में मात्रात्मक क्रांति आई सभी विषयों के अंदर, तो हर चीज़ को, हर घटना को गणितीय रूप दिया जाने लगा। जैसे भूगोल के अंदर ही मात्रात्मक क्रांति से पहले यह देखा जाता था कि हाँ, आज तापमान कम है, आज तापमान ज़्यादा है। लेकिन मात्रात्मक क्रांति से क्या हुआ कि उनका गणितीय रूप सामने आया। आज 30 डिग्री तापमान है, 35 डिग्री तापमान है, यानी सटीक आंकड़े इसके अंदर आ गए। कोई पहाड़ है, पर्वत है, वो कि इतने डिग्री एंगल के ऊपर झुका हुआ है। इन सब का अध्ययन किया जाता था। लेकिन यह प्राकृतिक भूगोल तक तो ठीक था, यानी फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर चलो इसकी आवश्यकता है कि कितने mm बरसात हुई है, कितना टेम्परेचर है, एयर प्रेशर क्या है। लेकिन इसी चीज़ को जब ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर अप्लाई किया गया तब समस्याएं उत्पन्न हुई, क्योंकि मनुष्य कोई निरपेक्ष चीज़ नहीं है। मनुष्य के अंदर भाव भी होते हैं, उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं, लेकिन उसको एक वस्तु ही मान लिया गया। तब इसको क्या है, इस अध्ययन को अपूर्ण माना जाता है। व्यवहारवाद का मूल दर्शन है वो, यानी जिस घटना क्रियावन होती है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनका मूल्य निरपेक्ष और वस्तुनिष्ठ अध्ययन नहीं होना चाहिए। उसके अंदर मनुष्य को भी ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाना चाहिए। जैसे बरसात हो रही है, ठीक है, तो पहाड़ों पर हो रही है, मैदानों में हो रही है, जहाँ भी हो रही है, घरों में हो रही है, लेकिन मनुष्यों के एक समूह के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, या व्यक्तिगत मनुष्य को क्या नुकसान या लाभ हो रहे हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। वह मनुष्यों के अनुभव और संज्ञान, यानी मनुष्य उससे किस प्रकार का ज्ञान ले रहा है उस घटना से, और वह किस प्रकार इसको आगे अप्लाई करेगा, अपने व्यवहार के अंदर क्या बदलाव लाएगा, इन सब को अध्ययन करना ही व्यवहारवादी विचारधारा कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे इसकी संकल्पना। यानी मनुष्य कोई कंप्यूटर नहीं है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसकी कुछ अनुभव हैं, इच्छाएं हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं, उन सब को भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और जो बाहरी वातावरण है वह किस प्रकार इसको प्रभावित कर रहा है मनुष्य को, इसको भी ध्यान में रखा जाए, और मनुष्य भी किस प्रकार वातावरण को प्रभावित कर रहा है। यानी पर्यावरणीय बोध का ज्ञान इसके अंदर लिया जाता है। भूगोल की वह शाखा जिसमें मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, व्यवहारवादी भूगोल कहा जाता है। भूगोल की एक शाखा बनकर उभरी जिसमें मानवीय व्यवहार को भी शामिल किया गया, उसी को व्यवहारवादी भूगोल कहा जाता है। तो संकल्पना आप समझ गए होंगे। अब इसकी कुछ एक और विशेषताएं क्या हैं वह भी हम देख लेते हैं। व्यवहारवादी विचारधारा की मुख्य विशेषता है मानव का आचरण। इसमें मानव आचरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है कि मानव आचरण प्रकृति के साथ मनुष्य किस प्रकार व्यवहार करता है, चाहे व्यक्तिगत रूप से है, चाहे सामाजिक रूप से या सामूहिक रूप से। उसके अंदर यानी दोनों ही तथ्य सम्मिलित किए जाते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक, क्योंकि हो सकता है सामूहिक सोच लोगों की कुछ अलग हो और व्यक्तिगत सोच अलग हो, लेकिन दोनों ही इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं। जैसे हम उदाहरण देखें, जनसंख्या वृद्धि है। जब जनसंख्या वृद्धि की गणना करते हैं तो हम उस स्थान की जो जन्म दर है, मृत्यु दर है, आवास प्रवास, इनको शामिल करते हैं। तो जन्म दर मनुष्यों पर ही डिपेंड है कि उन मनुष्यों का समाज है वो कितनी संख्या में बच्चे पैदा कर रहा है, यानी संतान कितनी है। तो सामूहिक रूप से वे निर्णय ले रहे हैं, या व्यक्तिगत सोच अलग हो सकती है। एक व्यक्ति चाहता है कि उसके ज़्यादा बच्चे हों, क्योंकि उसकी जो परिस्थितियाँ हैं अलग हैं, संस्कृति इसको ज़्यादा प्रभावित करती है। और उसी संस्कृति में हो सकता है दूसरा व्यक्ति चाहता है कि मेरे ज़्यादा बच्चे हों और एक व्यक्ति चाहता है कि कम बच्चे हों। तो यानी मनुष्य का आचरण इसके अंदर सर्वाधिक प्रभावशाली है। इसी तरह हम जनसंख्या का स्थानांतरण देखें तो उसके अंदर हम प्रवास को सम्मिलित करते हैं। हम जैसे हम पंजाब का उदाहरण लें, पंजाब राज्य से बहुत ज़्यादा जो प्रवास है, आउट माइग्रेशन होता है, विदेशों के अंदर ज़्यादा लोग जाते हैं। तो अब समान भौगोलिक दशा, यानी एक ही, यदि हम उनका एक गांव का अध्ययन करें तो एक गांव के अंदर तो दो परिवारों के पास यदि बराबर मात्रा में संपत्ति है, ज़मीन है, भूमि है, लेकिन हो सकता है एक परिवार ने अपना जो लड़का है या लड़की उसको बाहर भेज दिया है, उसी परिवार ने जो अपना यह निर्णय लिया है कि हम इसको बाहर नहीं भेजेंगे, चाहे जो भी कारण हो। हालांकि दोनों की भौगोलिक दशाएं समान है, लेकिन फिर भी व्यक्ति के क्या है,
व्यक्तिगत निर्णय होते हैं, कुछ सामूहिक निर्णय होते हैं। यानी कहने का मतलब मनुष्य को इसके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि मनुष्य क्या निर्णय लेता है। तो मानव का आचरण कैसा है, यह व्यवहारवादी भूगोल की मुख्य विशेषता है। मनुष्य एक सामाजिक और विवेकशील प्राणी है, वह किस प्रकार के निर्णय लेता है उसको हम सम्मिलित करते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था कि किसी क्षेत्र के मानव तथा प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों की व्याख्या में जब भी हम मनुष्य और प्रकृति के साथ जो अंतर संबंध है उसकी व्याख्या करेंगे तो मानव बोध की प्रक्रिया पर आधारित एक नई अध्ययन पद्धति का विकास करना था। क्योंकि इससे पहले तो मात्रात्मक क्रांति थी जो कि मनुष्य की जो उसकी दिमागी इच्छाएं हैं, मानसिकता है, उसकी सोच है, इन सब को ध्यान में नहीं रख रही थी, या मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं इनको ध्यान में नहीं रख रही थी। तो मनुष्य को केंद्र में लाया जाए, मनुष्य को ध्यान में रखकर एक अध्ययन पद्धति विकसित की जाए, उसी को व्यवहारवादी विचारधारा कहा गया। पर्यावरण के संबंध में उसके द्वारा लिए गए निर्णय प्रत्यक्ष कार्य कारण प्रतिक्रिया का प्रतिफल न होकर वास्तविक स्थिति के मानसिक बोध का परिणाम होते हैं। यह भी इसका उद्देश्य था कि जब भी जो मनुष्य पर्यावरण के संबंध में जो भी निर्णय लेता है तो वह सीधा पर्यावरण को देखकर कार्य कारण नहीं कि वहाँ बरसात हो रही है तो हम एक छाते का निर्माण कर दें, तो ये सीधा नहीं हुआ। इसकी एक लंबी प्रोसेस होती है, क्योंकि पहले उसने अपने रहने के लिए बहुत छोटी गुफा के अंदर रहता था आदि मानव। फिर उसके बाद जो कच्चे घर है वह बने, उसके और आगे होने के बाद पक्के घर बने, और इसी बीच जो छाते का आविष्कार हुआ है। यानी यह उसकी जो मानसिक स्थिति है और वास्तविक स्थिति का मानसिक बोध यानी हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप छाते का निर्माण हुआ है। तो छाता अचानक ही सीधा पर्यावरण को देखकर नहीं बन गया कि यह हमें धूप से बचाएगा या सर्दी से बारिश से बचाएगा। तो इसका क्या है, वास्तविक स्थिति देखी गई, उस मन की स्थिति कैसी थी, उसका दिमाग किस अवस्था तक विकसित था, इन सब को ध्यान में रखकर व्यवहारवादी विचारधारा को भौगोलिक चिंतकों ने भूगोल के अंदर शामिल किया है। तो ये इसकी विशेषता और उद्देश्य। अब हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं, यानी शुरू यह विचारधारा कब हुई और किन विद्वानों का इसके अंदर योगदान था और क्या क्या मॉडल अपनाए गए, इन सब को देखते हैं। भूगोल में व्यवहारवादी विचारधारा का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं। इसे इमैनुअल कांट के समय से ही जो ध्यान में रखा जा रहा है। कांट ने भी इसका जिक्र किया है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता रैकल्स ने भी यह कहा है कि मानव और प्रकृति के संबंधों में मानव निष्क्रिय प्राणी नहीं है, यानी पैसिव एजेंट नहीं है कि जो प्रकृति दे रही है वह ले रहा है, वह बदले में प्रकृति को बदल भी रहा है, निष्क्रिय नहीं है। गिलबर्ट वाइट ने 1945 में जो शोध पत्र लिखा वह था ह्यूमन रिस्पॉन्स टू फ्लड्स। इसके अंदर इस प्रकार का जिक्र है कि मनुष्य की जो विभिन्न सभ्यताएं हैं उन्होंने बाढ़ के प्रति किस प्रकार व्यवहार किया है, यानी कुछ जनजातियां हैं वह बाढ़ को लेकर किस प्रकार उसको मैनेज करती हैं, और विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वह बाढ़ को लेकर किस प्रकार, यानी प्राकृतिक आपदाओं के साथ मानवीय व्यवहार का जिक्र गिलबर्ट वाइट ने किया है। सोबर ने भी यह माना है कि मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों में मानव काफ़ी महत्वपूर्ण प्राणी है। राइट ने 1947 के अंदर अंतर संबंधों की एक विशेष पद्धति का जिक्र किया है। लेकिन ये सभी जो भूगोलवेत्ता थे ये व्यवहारवादी विचारधारा को एक नई दिशा नहीं प्रदान कर सके, यानी इतना अधिक महत्वपूर्ण कार्य इनका नहीं था कि इसको एक अध्ययन पद्धति के अंदर भी शामिल किया जाए या एक वैश्विक पद्धति यह बन सके भूगोल के अंदर। लेकिन इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण काम, या हम कहें कि व्यवहारवादी भूगोल की जो आरंभिक विकास है वह विलियम किर्क ने किया है 1951-52 के अंदर। किर्क का एक मॉडल है जो अभी हम 4 मॉडल देखेंगे उसके अंदर आएगा। तो शुरुआती जनक विलियम किर्क को माना जाता है 1951 के अंदर। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इसके बाद जूलियन वॉलपोर्ट ने भी 2 शोध पत्र लिखे थे मुख्य। पहला द डिसीजन प्रोसेस इन स्पेशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी स्थानिक विवरण की दिशा में क्या मनुष्य की जो निर्णय लेने की क्षमता है वह कैसी होती है। जूलियन वॉलपोर्ट से पहले यही माना जाता था, और ख़ासकर 1950 के दशक में
कि आर्थिक विवेक के आधार पर ही मनुष्य अपने सारे काम करता है। यानी मनुष्य जो भी निर्णय लेता है, जो भी क्रियान्वयन करता है, उसके अंदर वह देखता है कि उसका अधिकतम लाभ हो, चाहे खेती है या और कोई भी सेक्टर का, किसी सेक्टर का किसी प्रकार का कार्य है, उसमें वह आर्थिक हितों को ध्यान में रखता है। लेकिन H.A. साइमन ने 1956 के अंदर रिपोर्ट प्रकाशित की, उसके अंदर आर्थिक विवेक का पूर्णतया खंडन किया है। यानी इसके अनुसार कि मनुष्य का जो मुख्य कार्य है वह संतोष प्राप्त करना है, मनुष्य को अपने कार्यों से संतुष्टि प्राप्त हो, लाभ कमाना उसका उद्देश्य है नहीं है। यूलियन वॉरपोर्ट ने जो ये डिसीजन प्रोसेस, जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स थी, यह स्वीडन के एक गांव के अंदर, वहाँ पर कृषकों का अध्ययन किया गया था, वहाँ पर जो कृषि हो रही थी उस गांव के अंदर, तो वहाँ देखा गया कि उनको, हालांकि वे जो कृषि हर साल करते हैं, जो फसलें बीजते हैं, उगाते हैं, उनके अंदर उनको लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन वे आर्थिक रूप से संतुष्ट थे। तो उसके अंदर संतोष प्रणाली है वह विकसित हुई। तो इस प्रकार यूलियन वॉलपोर्ट ने H.A. साइमन की रिपोर्ट का ही सत्यापन किया है। अपनी जो एक और रिपोर्ट भी लिखी थी उसके अंदर भी, तो एक रिपोर्ट 1964 के अंदर और दूसरी 65 के अंदर इसकी प्रकाशित हुई। उसके बाद कॉक्स और गोलिज ने जितनी भी रिपोर्टें थी व्यवहारवादी विचारधारा को लेकर, उन सभी को एक पुस्तक के अंदर उनका संकलन किया और 1969 के अंदर यह जो अमेरिकी विद्वान थे, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया। इसके अतिरिक्त R.D. दीक्षित ने 2000 में अपने शब्दों में यह कहा है कि 60 के दशक में इतने अधिक वैज्ञानिकों के अंदर व्यवहारवादी भूगोल के प्रति उत्साह पैदा हो गया कि कुछ विद्वानों ने तो इसे व्यवहारवादी क्रांति का ही नाम दिया है, यानी एक रिवोल्यूशन हो गया। तो ये इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। और व्यवहारवादी विचारधारा के अंदर 4 मॉडल हैं, उन चारों मॉडलों को अब हम देखेंगे। विचारधारा के अंदर 4 प्रकार के मॉडलों का विकास हुआ है, जिसने इस विचारधारा को काफ़ी आगे बढ़ाया है। इसमें पहला है विलियम किर्क का 1951 का मॉडल। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि बाहर एक फिजिकल फैक्ट्स होते हैं वर्ल्ड के, उसी के अंदर हमारा समाज होता है, सोशल फैक्ट्स होते हैं, और बिल्कुल केंद्र में मनुष्य का व्यवहार रखा गया है। तो मनुष्य इस फिजिकल फैक्ट्स से इंटरेक्ट करके व्यवहार करता है, उसी व्यवहार से वह अपनी संस्कृति विकसित करता है। यानी मनुष्य को केंद्र में रखकर इस मॉडल को बनाया गया है। और इसका मुख्य मकसद था कि व्यवहारवादी विचारधारा या भूगोल के अंदर जो ह्यूमन टच है उसको रखा जाए। इसलिए विलियम किर्क को इसका शुरुआती जनक माना जाता है इस विचारधारा के विकास के अंदर। दूसरा मॉडल है बोल्डिंग का मानवीय व्यवहार की संकल्पना, इसे प्रतिबिंब की संकल्पना भी कहते हैं। इसके अनुसार मनुष्य पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है और पर्यावरण के साथ वह जो भी चीज़ें देखता है या अनुभव करता है उनकी एक मानसिक प्रतिबिंब अपने अंदर बनता है। फिर अपनी क्षमता के अनुसार इस मानसिक प्रतिबिंब के व्यवहार में लाता है या किसी भी प्रकार के कार्यों को करता है। तो इसके अंदर मानसिक प्रतिबिंब का इसके ऊपर जोर दिया गया है। हम जो भी चीज़ें बाहर देखते हैं उसकी एक छवि हम अपने ज्ञान के अनुसार बना लेते हैं, तो उस छवि का जिक्र इस मॉडल के अंदर है। फिर डाउन्स का मॉडल है 1970 का। इसके अंदर एक रियल वर्ल्ड है, वास्तविक दुनिया से हम सूचनाएं ग्रहण करते हैं अपने अपने हिसाब से। उस सूचनाओं को जो जो ज़रूरी हैं वह अधिग्रहण कर ली जाती हैं। फिर हमारी जो भी सभ्यता है, जो भी संस्कृति है, या जितना भी विज्ञान का जितना विकास है, उसके हिसाब से वे सूचनाएं फिल्टर होती हैं। फिल्टर होने के बाद फिर हमारे मूल्यों के अंदर आती हैं, मूल्यों से प्रतिबिंब बनता है, फिर उस प्रतिबिंब से ही निर्णय लिया जाता है और उस निर्णय का फिर इस रियल वर्ल्ड पर प्रभाव पड़ता है और निर्णय को हम व्यवहार में भी लेते हैं या कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। इस प्रकार यह इसका चक्कर है। यह डाउन्स का 1970 का मॉडल है। उसके बाद सोनेनफील्ड का 1972 का आचरणपरक केंद्रीय मॉडल है, ये हम यहाँ बनाते हैं। तो सोनेनफील्ड के 1972 का आचरणपरक केंद्रीय मॉडल क्या कहता है कि इसके अंदर मानवीय विचार हैं, अनुग्रहित वातावरण है, कार्यिक वातावरण है और भौगोलिक वातावरण है। लेकिन केंद्र में क्या है? मानवीय विचार। मानवीय विचारों से ही एक वातावरण की रचना होती है जो कि सांस्कृतिक वातावरण है। उससे फिर मनुष्य अनेक प्रकार के कार्य करता है और कार्यों से ही
जो भौगोलिक वातावरण है उसके अंदर बदलाव आता है। तो भौगोलिक वातावरण और मानवीय विचार इसके अंदर मुख्य हैं, और अंतर संबंधों से जो भी ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान संज्ञान, उससे कार्यिक वातावरण की रचना होती है। ये सोनेनफील्ड के अनुसार है। तो चारों मॉडलों के अंदर हमने देखा कि मनुष्यों को केंद्र में रखकर इनकी रचना की गई है, और दूसरा बार बार मनुष्य के मानसिक स्थिति, मानसिक प्रतिबिंब है, निर्णय है, मानवीय विचार है, यानी मनुष्य के मन के ऊपर जोर दिया गया है। मेंटल मैप्स भी इसी दौरान विकसित हुए, विभिन्न प्रकार के मानचित्र, मानसिक मानचित्र विकसित हुए। तो इसको एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा भी कही जाती है, जो हम देखते हैं। तो एक मनोविज्ञान पर आधारित यह विचारधारा है। मनोवैज्ञानिक मॉडल क्या है, पहले हम एक उदाहरण देखते हैं कि मनोविज्ञान किस तरह काम करता है। उदाहरण के लिए आप महासागर को देखते हैं, तो हो सकता है आपके लिए वह एक कि यातायात के सबसे प्राचीन और सबसे सस्ते साधन हो सकते हैं, या हो सकते हैं कि आपके लिए वहाँ पर कि हाँ, महासागरों के अंदर खनिज तेल पाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के भंडार हैं, या किसी व्यक्ति के लिए वह उनको जलवायु नियंत्रित कह सकता है कि हम बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड वे अवशोषित कर लेते हैं, इकोसिस्टम बनाए रखते हैं, या विभिन्न प्रकार की जो जलीय वनस्पति है उससे औषधि तैयार की जाती है, या किसी के लिए वह भोजन हो सकता है, मछलियां हैं, कितने ही लोगों का पेट भरती हैं, या किसी के लिए वहाँ पर सोना चांदी या अन्य आभूषण मिलते हैं। यानी अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। यह अभिग्रहण की क्षमता के अनुसार होते हैं। या और उदाहरण लें हम, कोयले की चट्टान है, तो कोई तो उसे कहेगा कि हाँ वो काला पत्थर है, लेकिन जो जानते हैं उनके लिए वह कोयला है, संसाधन है, शक्ति का स्रोत है। यानी अभिग्रहण की क्षमता, अपने जो चीज़ों को अपने अंदर लेना, फिर उससे जो मनोवैज्ञानिक मॉडल कहता है कि अभिग्रहण की क्षमताएं अलग अलग हैं सभी की। अभिग्रहण से फिर मनुष्य को अनुभव होते हैं, अनुभव किसी प्रकार के हो सकते हैं, अच्छे बुरे, अपनी चेतना के हिसाब से अनुभव होते हैं। फिर मनुष्य के वे जो भी अनुभव हैं संज्ञान में आते हैं, उनका सिंथेसिस होता है। संज्ञान के बाद वह आत्मज्ञान बनता है, यानी मनुष्य अपने खुद के स्तर पर उसको रिलेट करता है अन्य चीज़ों के साथ, उसकी पूरा उसका परिचर्चा है वह अपने अंदर समझता है, वह चीज़ क्या है, कहाँ से आई है, ये सब, और अंत में अपनी इच्छा अनुसार वह उसका कार्यान्वयन करता है। तो ये मनोविज्ञान पर आधारित मॉडल है व्यवहारवादी विचारधारा का। तो सभी मॉडलों का अध्ययन हमने कर लिया है। अब हम देखते हैं कि व्यवहारवादी विचारधारा के जो लाभ हानि क्या क्या हैं, यानी क्या क्या प्राप्तियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, यानी आलोचना किन आधारों पर की जाती है और क्या क्या खूबियां हैं। बिहेवियरल ज्योग्राफी के कुछ लाभ हैं, कुछ हानियां हैं, देखते हैं। लाभ क्या है, इसके अंदर भूगोल के अंदर जो मनुष्य का व्यक्तिगत प्रभाव है वह बड़ा है, क्योंकि व्यक्ति की खुद की स्टडी है वो होने लगी है। मनुष्य को केंद्र में रखकर यह विचारधारा बनाई गई है। इसके अंदर मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। हम इस अध्ययन से प्रकृति के साथ हमारे संबंध और बेहतर कर सकते हैं। अन्य विषयों के साथ भी इसके संबंध बड़े हैं, क्योंकि मनुष्य अन्य विषयों से भी संबंधित है। मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। यह एक नई विचारधारा है, नई नई विधियाँ इसके अंदर विकसित की गई हैं। यह सब इसके जो लाभ हैं हम कह सकते हैं। वहीं कमियों की बात करें तो इसके अंदर विचारों का क्रमबद्ध संगठन नहीं है, यानी एक सिस्टमेटिक ढंग से इसके अंदर विचारों को नहीं लिया जाता। कोई विचार कहीं से, कोई कहीं से, इस तरह लिया गया है, और न ही उनका कोई सैद्धांतिक आधार है, यानी कोई ठोस उनका बेस नहीं है। ठीक है कि मनुष्य को ध्यान में रखते हैं, लेकिन मनुष्यों की भी अपनी अपनी कमियां और खूबियां होती हैं, और जो सोसाइटी भी अलग अलग स्थान पर पहुंच चुकी है। कुछ सभ्यताएं या कुछ समाज बहुत आगे चले गए हैं, कुछ बहुत पीछे रह गए हैं। इसलिए दोनों के लिए एक जैसे नियम बनाना यह भी ठीक नहीं होता। सिद्धांतों और व्यवहार के बीच सामंजस्य नहीं है, यानी मनुष्य को केंद्र में रखता है। जैसे उदाहरण लें हम कि किसी स्कूल के एक छोटे से छात्रों का यदि हम सैंपल ले लें और उनका सर्वेक्षण करें, उनकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, क्या क्या कमियां हैं, खूबियां हैं, उनको जांचें, तो जांचने के बाद हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। लेकिन पूरे भारत के या पूरे राज्य के छात्रों के अनुसार कोई सिद्धांत उनका हम
नहीं बना सकते, यानी कोई भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते या कोई नियम जारी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है दूसरे राज्य के छात्र उनसे अच्छे हों या उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, तो उन सब बातों को व्यवहारवादी विचारधारा ध्यान में नहीं रखती है। इसके तक जो इस पर जो आंकड़े लिए गए थे शुरू के अंदर वह पशुओं पर आधारित थे, पशुओं पर अध्ययन किया गया था, उनको ध्यान में रखकर इस विचारधारा का आगे विकास किया गया है। पर्यावरण की केंद्रित व्याख्या इसके अंदर की जाती है, यानी पर्यावरण को बहुत ज़्यादा महत्व इसके अंदर दिया जाता है मनुष्य के साथ। मानव को समवैज्ञानिक के रूप में देखती है यह विचारधारा, यानी एक साइंटिफिक कहने को, मनुष्य को साइंटिफिक एक नज़रिया देती है, लेकिन मनुष्य की आर्थिक स्थिति है, मनुष्य के अंदर जो समाज के अंदर राजनीति है, समाज की स्थिति है, यानी बहुत से विषय हैं जो मनुष्य को प्रभावित करते हैं, लेकिन इसके अंदर उनका जिक्र नहीं किया जाता, जो कि इसकी एक सबसे बड़ी कमी कही जा सकती है। तो लाभ और कमियों के बाद अब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। निष्कर्ष क्या है ये देखते हैं। तो निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि बहुत सी कमियां हैं, लेकिन फिर भी भूगोल के अंदर व्यवहारवादी विचारधारा को व्यापक रूप में स्वीकृत कर लिया गया है, और इसके अंदर चूँकि यह मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों पर अधिक जोर देती है, इसलिए इसको पर्यावरण नियोजन के तहत भी हम इसके अंदर काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और गोलेज के अनुसार, गोलेज का कथन महत्वपूर्ण है कि क्षेत्रीय व्यवहार को समझने के लिए व्यक्तिगत अभिरुचियों, आचरणों, चिंतन, मानसिक मानचित्रों के अध्ययन में काफ़ी उन्नति हुई है। यानी किसी भी क्षेत्र का, वहाँ पर रह रहे लोगों का व्यवहार समझना है, तो वहाँ पर व्यक्तिगत अभिरुचियों को, उनका आचरण कैसा है, चिंतन वे कैसे करते हैं, वहाँ के मानसिक मानचित्र, ये सब वहाँ के अध्ययन में काफ़ी सहायक होते हैं। इस दिशा में काफ़ी उन्नति भी हुई है, इसलिए भूगोल के अंदर व्यवहारवादी विचारधारा का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। तो आज का ये हमारा टॉपिक व्यवहारवादी विचारधारा, जो कि मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न हुई असंतुष्टि से, उसकी एक विरोधक विचारधारा हम कह सकते हैं, जिसके अंदर मानवीय व्यवहार को सम्मिलित किया जाता है और मानव भी किस प्रकार पर्यावरण को प्रभावित करता है या पर्यावरण से किस प्रकार चीज़ें सीखता है, इन सबको आज हमने डिटेल के अंदर सीखा है। इसके अतिरिक्त हमारे जो ज्योग्राफिकल थॉट्स हैं ये हम पढ़ रहे हैं, तो बाकी 5-6 हमने जो टॉपिक और कवर किए हैं वो आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियोस को दूसरे लोगों के पास भी भेजें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।